स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में 3,967 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा शापित पहाड़ मौजूद है जिसे दुनिया आइगर के नाम से जानती है। इसकी नॉर्थ फेस क्लाइंबर्स के लिए किसी साक्षात मौत के कुएं से कम नहीं है। एक ग्लोबल आउटडोर गियर कंपनी की स्पॉन्सरशिप और 6 महीने की जानलेवा ट्रेनिंग के बाद इसी मौत की दीवार को फतह करने के लिए प्रोजेक्ट व्हाइट डेथ की शुरुआत हुई थी। 12 फरवरी 2005 की उस जमा देने वाली सुबह 2061 मीटर की ऊंचाई पर बने बेस कैंप से ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपेडिशन शुरू हुआ। टीम में कुल 4 क्लाइंबर्स थे। इस खतरनाक रूट पर कोई लोकल गाइड या शेरपा आपकी मदद के लिए नहीं होता। यहाँ सिर्फ आपकी अपनी स्किल्स ही आपको जिंदा रख सकती हैं। टीम को लीड कर रहे थे बेहद अनुभवी डेविड, लेकिन सबकी नज़रें 28 साल की मेन क्लाइंबर एलना पर टिकी थी। एलना ने 18 साल की उम्र से ही पहाड़ों से खेलना शुरू कर दिया था और पिछले 10 सालों में वो दुनिया की कई जानलेवा चोटियों को हरा चुकी थीं। पहाड़ों को लेकर उसका यही पागलपन उसे आइगर की इस खूनी दीवार तक खींच लाया था। ये चारों एक साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ तो रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पहाड़ ने उनके लिए कैसा खौफनाक जाल बिछा रखा है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। मौसम मेहरबान था, तापमान -10 डिग्री सेल्सियस और हवा की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो एल्प्स के पहाड़ों में बहुत नॉर्मल बात है। एलना और उसकी टीम के बैकपैक में 5 दिन का ड्राई फ्रूट, 3 लीटर पानी, एक छोटा पॉपअप टेंट और एक एडवांस मेडिकल किट मौजूद था। आइगर की ऊंचाई 4000 मीटर से कम होने की वजह से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके पास डायनामिक नायलॉन रोप, बेहद शार्प आइस एक्स, जूतों में मॉडर्न क्रैम्पस, सैटेलाइट फ़ोन और नेविगेशन के लिए जीपीएस डिवाइस जैसी हर ज़रूरी चीज़ थी। अगले 10 दिनों के इस सफ़र में उनका टारगेट आइगर के सबसे खतरनाक क्लासिक रूट से सीधे चोटी तक पहुंचना था। एलना सबसे आगे लीड क्लाइंबर के तौर पर पहाड़ चढ़ रही थी और उसका हर कदम गजब के कॉन्फिडेंस से भरा था। बर्फ की दीवार पर आइस एक्स गाड़ते हुए टीम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। पहले दिन का सफर खत्म होने पर उन्होंने बर्फ के एक छोटे से छज्जे पर टेंट लगाया और रात बिताई। पूरी प्लानिंग एकदम सटीक काम कर रही थी, लेकिन आइगर का ये पहाड़ ज्यादा देर तक किसी को शांति से जीने नहीं देता। दूसरे दिन दोपहर होते होते करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही पहाड़ ने अपना असली और खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। अचानक ही आसपास का मौसम पूरी तरह पलट गया। न जाने कहां से घने काले बादल घेर आए और भयानक स्नोफॉल शुरू हो गया। तापमान एक झटके में गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीखने लगीं। इसी खौफनाक अंधेरे के बीच शुरू हुई असली तबाही का खेल। डेविड और टीम के बाकी 2 मेंबर बर्फ के एक बड़े से हिस्से को पार कर रहे थे और एलेना उनसे थोड़ा ऊपर चट्टान के एक गैप में सेफ्टी रोप पकड़े हुए थी। अचानक एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ बर्फ का वो पूरा हिस्सा टूट गया और डेविड समेत तीनों क्लाइंबर्स हवा में लटक गए। उनके शरीर के भारी वजन से एलना भी नीचे खाई की तरफ खिंचने लगी। एलना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आइस एक्स को चट्टान में दबाए रखा, लेकिन नुकीले पत्थरों से रगड़ खाकर अचानक उनकी मेन रोप झटके से टूट गई। पलक झपकते ही एलेना के तीनों साथी हमेशा के लिए नीचे उस अंधेरी खाई में समा गए। अब एलेना 3200 मीटर की ऊंचाई पर चट्टान के सिर्फ 2.5 फीट चौड़े एक लेज पर बिल्कुल अकेली फंसी हुई थी। रोप टूटने के वक्त जोरदार झटका लगा था। उसकी वजह से एलेना का दाहिना कंधा बुरी तरह डिस्लोकेट हो गया था। उसका घुटना चट्टान से टकराकर इतनी बुरी तरह छिल गया था कि वहां से लगातार खून बह रहा था। उसका सैटेलाइट फोन और जीपीएस डिवाइस पत्थरों से टकराकर पूरी तरह चकनाचूर हो चुके थे। नीचे बेस कैंप से उसका सारा कनेक्शन कट चुका था और रेडियो पर सिर्फ अजीब सी स्टैटिक नॉइज के अलावा कुछ नहीं आ रहा था। असहनीय दर्द की वजह से एलेना का शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी और एक भयानक दर्द सहते हुए खुद ही अपने कंधे की हड्डी को खींचकर वापस जगह पर बिठाया। उसका खाना और पानी बाकी लोगों के बैग में था, जो अब खाई में कहीं खो चुका था। उसकी अपनी जेब में सर्वाइवल के नाम पर सिर्फ 2 एनर्जी बार पड़े थे। उस जानलेवा बर्फीले तूफान में अपनी जगह से 8 इंच भी हिल पाना नामुमकिन था। एलेना अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि इस मौत की दीवार पर अब उसे अकेले ही लड़ना होगा। दोस्तों, मौत की इस खौफनाक दीवार पर एलेना अब बिल्कुल अकेली है। आगे बढ़ने से पहले अगर ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आ रही है, तो चलिए वापस लौटते हैं आइगर की उस जमा देने वाली खूनी दीवार पर।
रात होते ही वहां का तापमान -40 डिग्री तक गिर गया। तेज बर्फीली हवाएं शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थीं। जिंदा बचने की एक आखिरी उम्मीद के साथ एलिना ने अपने एक ही हाथ से बर्फ खोदी एंड एक छोटा सा स्नो केव बनाकर खुद को उसके अंदर सिकोड़ लिया। प्यास के मारे उसका गला सूख कर कांटा हो रहा था। मजबूर होकर उसने अपने हाथों में बर्फ को पिघलाया और उसी पानी को पीकर अपनी जान बचाई। शरीर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ज्यादा चोट लगने और इस जानलेवा ठंड की वजह से उसके पैरों की उंगलियों में फ्रॉस्टाइट होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसका दिमाग इस टॉर्चर के आगे हार मानने लगा। उस भयानक अकेलेपन और अंधेरे में उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे साफ नजर आ रहा था कि डेविड खाई के नीचे से उसे आवाजें दे रहा है। वहां वक्त जैसे पूरी तरह थम सा गया था। उसका एक एक मिनट किसी एक साल की तरह बीत रहा था। उसने चट्टान पर अपनी आइस एक्स से लकीरें खींचकर वक्त गिनना शुरू किया। अंदर ही अंदर उसके बचने की उम्मीद दम तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी एक अनजानी सी जिद ने उसे अभी तक जगाए रखा था। इसी खौफनाक हालत में 3 दिन बीत गए। बेस कैंप में रेस्क्यू टीम पूरी तरह अलर्ट पर थी, लेकिन इस भयानक बर्फीले तूफान की वजह से कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा था। एलेना को यह बात अच्छे से पता थी कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। चौथे दिन की सुबह जब हल्की सी धूप निकली तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी पागलपन से कम नहीं था। बिना किसी रोप के, सिर्फ 2 आइस एक्स और जूतों के क्रैम्पस के सहारे उसने उस खड़ी दीवार से नीचे उतरने की कोशिश शुरू कर दी। सुन्न पड़े शरीर के साथ वो एक एक इंच खिसक रही थी, लेकिन आइगर का ये पहाड़ उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अचानक ऊपर से एक छोटा सा पत्थर गिरा और सीधे उसके हेलमेट पर आ लगा। बैलेंस बिगड़ते ही एलिना कुछ फीट नीचे गिर पड़ी, लेकिन आखिरी सेकंड में उसके दाहिने हाथ का आइस एक्स चट्टान की एक दरार में जाकर फंस गया। हवा में लटकती हुई हालत में दर्द और बुरी तरह थक जाने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गई। ठंड से उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर के इंजन की तेज आवाज से एलिना को अचानक होश आया। स्विस एल्पाइन रेस्क्यू टीम का एक हाईटेक हेलीकॉप्टर उन तेज हवाओं का सीना चीरते हुए आइगर की उस दीवार तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। एलिना के अंदर जिंदा बचने की एक गजब की आस जाग उठी और उसने अपने फ्रॉस्ट बाइट वाले जमे हुए हाथ को हिलाकर पायलट को सिग्नल देने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यूअर विंचिंग केबल के जरिए सीधे एलेना की तरफ नीचे उतरने लगा, लेकिन आइगर अपने शिकार को ऐसे कैसे जाने देता। अचानक हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे के पार चली गई और वाइट आउट का एक भयानक तूफान शुरू हो गया। तेज तूफान में रेस्क्यूअर हवा में किसी पेंडुलम की तरह झूलने लगा और वो सीधा पहाड़ से टकराने ही वाला था। पायलट तुरंत समझ गया कि अगर इस रेस्क्यू को रोका नहीं गया तो पूरा हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराकर क्रैश हो जाएगा। अपनी और अपने क्रू की जान बचाने के लिए पायलट ने रेस्क्यूअर को तुरंत वापस ऊपर खींचा और वहां से लौट जाने का फैसला किया। अपनी आंखों के सामने बचने की इकलौती उम्मीद को दूर जाते देख एलिना के गले से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो समझ गई कि इस बर्फीले नर्क में उसे न जाने और कितने वक्त तक तड़पना पड़ेगा। उसका छोटा सा स्नो केव भी अब तक तूफान में तबाह हो चुका था। मजबूरी में उसने खुद को पहाड़ में गड़े एक पुराने पिटॉन के साथ कैराबिनर से लॉक कर लिया और यहीं से शुरू हुई उसके शरीर और दिमाग के लिए अगले 48 घंटों की एक और खौफनाक जंग। अगले 48 घंटे एलिना की जिंदगी के सबसे खौफनाक और दर्दनाक पल थे। उस जानलेवा स्नोस्टॉर्म के बीच -40 डिग्री के तापमान में वो उस खड़ी दीवार पर बर्फ की किसी मूर्ति की तरह लटकी हुई थी। भूख का एहसास पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन प्यास के मारे गला फटकर सूख रहा था। जिंदा रहने के लिए उसने बर्फ के सख्त टुकड़ों को चबाकर अपनी बुझती हुई प्यास को काबू में रखने की डेस्परेट कोशिश की। उसके दाहिने पैर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और उसे समझ आ रहा था कि वहां इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है। लगातार बिना सोए रहने और एक्सट्रीम थकान की वजह से उसके दिमाग में अब डरावने हैल्यूसिनेशंस होने लगे थे। उसे साफ दिख रहा था कि उसके मरे हुए तीनों साथी रस्सी से लटके हुए उसे देख रहे हैं। दर्द की उस लिमिट पर आकर एलिना की हिम्मत जवाब देने लगी थी और उसे लगा कि शायद अब सब कुछ यहीं खत्म कर देना चाहिए। वो बेबस होकर बस उस अंधेरी खाई की गहराई को देख रही थी, लेकिन इंसान के अंदर जिंदा रहने की जो एक आखिरी जिद होती है, उसी सबकॉन्शियस माइंड ने उसे आखिरी पल में ऐसा करने से रोक दिया। दिन और रात में अब उसे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। उसकी सांसें इतनी धीमी हो चुकी थीं कि हार्ट बीट किसी भी सेकंड हमेशा के लिए रुक सकती थी। फंसे रहने के छठे दिन, पहले फेल हुए रेस्क्यू के पूरे 48 घंटे बाद आखिरकार इस कुदरत का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। जर्मनी की स्पेशल माउंटेन रेस्क्यू टीम ने इस बार लॉन्ग लाइन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का फैसला किया।
आसमान तो साफ था, लेकिन पहाड़ पर अभी भी खून जमा देने वाली हवाएं चल रही थीं। पायलट ने गजब की स्किल्स दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को एलेना के सिर से करीब 200 फीट ऊपर हवा में स्टेबल किया। एक रेस्क्यूअर रस्सी से लटककर सीधे एलेना की तरफ नीचे उतरा, लेकिन पहाड़ के छज्जे की वजह से वो एलेना तक नहीं पहुंच पा रहा था। कोई रास्ता न देखकर रेस्क्यूअर ने पहाड़ की दीवार पर जोर से लात मारी और खुद को दूर धकेलकर एक पेंडुलम स्विंग बनाया, ठीक उसी तरह जैसे पुराने एक्सपीडिशन में हिंटस्टॉइजर ट्रैवर्स पार किया गया था। उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके रेस्क्यूअर सीधा एलेना के लेज पर आकर गिरा। एलेना का शरीर तब तक पूरी तरह जमकर बर्फ बन चुका था। उसकी पलकें भी बर्फ से लॉक हो चुकी थीं। रेस्क्यूअर ने जल्दी से एलेना के हार्नेस के साथ अपनी रेस्क्यू रोप जोड़ने की कोशिश की, लेकिन एलेना का पुराना कैराबिनर बर्फ में जमकर इस तरह फंस चुका था कि वो किसी भी हाल में खुल नहीं रहा था। हवा में लटकते हुए ही रेस्क्यूअर ने अपना हथौड़ा निकाला और एलेना के कैराबिनर पर अपनी पूरी ताकत से वॉर करके उस बर्फ